दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत का LCMK2 जो कि अभी 2022 के अंदर बेसिकली उसका फर्स्ट प्रोटोटाइप बनना स्टार्ट हुआ है, क्या वो 6 सालों के अंदर डेवलप हो सकता है? क्योंकि जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से भारत जो है 2030 के आसपास जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देगा और भारत की जो एयर फोर्स है उसमें इंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि LCMK1 को बनने में 30 साल से ज़्यादा लग गए, तो वहीं LCMK2 क्या केवल 6 साल में तैयार हो सकता है? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर क्या कोई ये एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम है? और या जैसे LCMK1 की जो टाइमलाइन है वो बढ़ती गई, वही जो चीज़ है वो LCMK2 के साथ भी होने वाली है। तो रियलिटी क्या है? आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिए, भारत का जो पहला फाइटर एयरक्राफ्ट था वो था मारुत, जो कि 1960 के आसपास जो है वो बना था। उसके कुछ जो है एयरक्राफ्ट ही बने थे, उसके बाद में हमने उसका प्रोडक्शन जो है बंद कर दिया और फिर काफ़ी सालों तक जो है हमने एयरक्राफ्ट के ऊपर काम नहीं किया। उसके बाद में जितने भी जो एयरक्राफ्ट आए, जो कि एक्चुअली मारुत से काफ़ी बढ़िया थे, जैसे मिग-21 ले लीजिए या फिर आप जैगुआर ले लीजिए या फिर आप अभी के जो सुखोई है वो ले लीजिए। तो भारत जो है उसने जो है बाहर से परचेज़ करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि जो हमारे एडवर्सरीज़ थे उनके पास में जो है अच्छे एयरक्राफ्ट आ गए थे। जैसे कि पाकिस्तान के पास में जो है वो F-16s आ गए थे। तो भारत ने इसका मुकाबला करने के लिए मिराज 2000 जैसे प्लेन्स परचेज़ किए और बहुत बड़ी संख्या में बॉर्डर को डिफेंड करने के लिए चाइना और पाकिस्तान की जो एक लंबी बॉर्डर उसको डिफेंड करने के लिए हमने जो है करीबन 800 से 900 मिग-21, मिग-27, मिग-23 और मिग-29 जो है हमने परचेज़ किए। तो उसके बाद में जो है हमने एक तरीके से एयरक्राफ्ट का जो एक इंडिजिनियस प्रोडक्शन है उसको बंद कर दिया, उस पे काम करना बंद कर दिया। फिर 90s के अंदर जो है जाकर फिर से हम जो है एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट पर काम करने लगे, जिसका नाम जो है आज जिसको हम तेजस के नाम से जानते हैं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि तेजस को बनाने में 30 साल से ज़्यादा क्यों लगे। आइए इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, जो 1960 में जो एयरक्राफ्ट बनते थे, जैसे कि हमने मारुत बनाया, उसके बाद से लेके अब तक जो है जेट इंडस्ट्री में काफ़ी चेंज हो चुका है। आज के जो फाइटर जेट्स हैं, उसके अंदर और जो है वो आमने-सामने गन शूट करके जो है प्लेन्स को नहीं गिराया जाता है, बल्कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जो कि 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर से दूर आने वाले प्लेन को मिसाइलों के थ्रू गिरा दिया जाता है और मल्टीपल टारगेट जो है वो एक साथ जो है आज के फाइटर जेट्स जो है टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये एक तरीके से मॉडर्न जो एयरक्राफ्ट है इसको बनाने का हमारे पास ज़ीरो एक्सपीरियंस था, हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, नहीं हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी, नहीं हमारे पास ऐसे इंजीनियर था। तो हमें एक छोटी से छोटी चीज़ को जो है ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा, उसको डेवलप करना पड़ा और आज भी ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि MK1 में लगभग 60% जो है हमारा इंडिजिनस है, आज भी 40% जो टेक्नोलॉजी, जैसे कि उसके इंजन है और उसकी जो अभी के जो स्टार्टिंग के जो एलसीए के जो रेडार लग रही है, AESA रेडार, वो भी जो है इम्पोर्टेड है आज भी, जो कि उस किसी भी जेट एयरक्राफ्ट के सबसे मेन कंपोनेंट होते हैं। फिर दोस्तों केवल फाइटर जेट बनाना ही काम नहीं होता है, क्योंकि फाइटर जेट तो बनकर हमने पहली फ्लाइट जो है 2004 में ही कर डाली थी और काफ़ी सक्सेसफुल फ्लाइट की थी हमने। तो जेट को बनाना ही एक काम नहीं होता है, बट जेट के अंदर जो रेडार लगेगी उसको डेवलप करना पड़ता है। फिर जेट के अंदर जो मिसाइलें जो लगने वाली है, जैसे कि बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल है और जो विद इन विजुअल रेंज जो मिसाइल है, या फिर उसके अंदर जो और दूसरे टाइप के जो जो हमें जैसे लेज़र गाइडेड बम है, उनको जो यूज़ करना है, वो सब हमारे पास नहीं थे। उन सबको भी हमें डेवलप करना पड़ा, क्योंकि आप फाइटर जेट्स तो बना चुके हो, लेकिन अगर उसके अंदर कोई वेपन ही नहीं है, तब उस फाइटर जेट का क्या करोगे? तो जो हम ये जो 30 साल की बात कर रहे हैं, इसके साथ में और दूसरे जैसे वेपन्स हैं, उनको भी जो है हमने ज़ीरो से जो है उनकी डिज़ाइन करी, उनकी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और अब जाके उनका प्रोडक्शन जो है हो गया है। तो इस वजह से हम अगर 30 साल की बात करते हैं, तो केवल फाइटर जेट के बारे में बात नहीं कर रहे और दूसरी टेक्नोलॉजी जिनको भी डेवलप करने में टाइम लगा, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। आज भी जो है वर्ल्ड में सिर्फ 4 या 5 वो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाई है।
उसके बाद में जब वेपन बन जाते हैं, उसके बाद में वेपन को भी टेस्ट करना पड़ता है। उसको उस फाइटर जेट के ऊपर इंटीग्रेट करना पड़ता है। बट अब आप सोचिए, एक फाइटर जेट आपने नया बनाया, फिर आप सारे वेपन्स, रेडार सब नए बना रहे, फिर उनको इंटीग्रेट करना पड़ता है। इंटीग्रेट करके उसको टेस्ट करना पड़ता है। उसको डिफरेंट-डिफरेंट जो एटमॉस्फियर है, जैसे कि कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, वेरी हॉट एनवायरनमेंट के अंदर, रेनी एनवायरनमेंट के अंदर, क्लाउडी वेदर के अंदर, अलग-अलग वेपन को अलग-अलग वेदर के अंदर जो है उसको टेस्ट करना पड़ता है। और जब सारे टेस्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं, तभी हम उसका प्रोडक्शन जो है कर कर सकते हैं, और तभी हम ये कह सकते हैं कि हमारा फाइटर जेट जो है रेडी रेडी टू फाइट हो गया है, बेटर रेडी हो गया है। इसलिए इन सब चीज़ों में हमें इतना टाइम लगा। दूसरा दोस्तों, हमें यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात समझनी पड़े कि जब हमने फाइटर जेट्स बनाने के लिए एबीसीडी सीखनी स्टार्ट करी, तब दुनिया के जो पावरफुल देश हैं, वो बहुत ही अच्छे लेवल के एयरक्राफ्ट बना चुके थे, और उनके ऊपर बहुत ही जो डेंजरस, जो घातक मिसाइलें हैं, वो भी इंटीग्रेट कर चुके थे। तो जब हमने उस टेक्नोलॉजी को बनाना स्टार्ट किया ज़ीरो से, तो जैसे मान लीजिए हमने अस्त्रा मिसाइल बनाई, तो हमारी जो अस्त्रा मिसाइल थी स्टार्टिंग में, उसकी रेंज जो है 20 से 40 किलोमीटर की रेंज की थी। जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल की रेंज की थी। लेकिन तब जब तक बनाई, तब तक वर्ल्ड जो है वो 60 से 80 किलोमीटर पहुँच चुका था। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम उस मिसाइल को लेकर अगर हम वॉर के लिए जाएँगे, तो और हमारे दुश्मन के पास में अगर उस हमसे बेटर रेंज की मिसाइल होगी, तो वो हमें पहले देखकर हमें शूट डाउन कर देगा, और हम जो है उस वॉर के अंदर हार जाएँगे। तो हमें यही सॉर्ट ऑफ एक चीज़, जो मिसाइलों की रेंज की जो चीज़ है, आप देखिए, हमें बालाकोट स्ट्राइक में भी देखने को मिली, जहाँ पर हमारे जो सुखोई 30 एमकेआई थे, वो एक भी मिसाइल को जो है फायर नहीं कर पाए थे, और जो पाकिस्तान के जो F-16 थे, उनके पास में 120 किलोमीटर रेंज की एमरम मिसाइल थी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमारी जो अस्त्रा मिसाइल है, उसकी रेंज को बहुत ही तेज़ी से जो है और ट्राई करके, डेवलप करके, और टेक्नोलॉजी एडवांस करके हमें उसको 110 किलोमीटर तक की रेंज को ऊपर लेके जाना पड़ा। तो इसलिए भी हमें जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा एडिशनल हमें इस डेवलपमेंट में टाइम लगा। अब हमारा जो एलसी है वो प्रोडक्शन में जा चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फाइटर जेट है, उसको प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, हम डेवलप कर चुके हैं। और उसके अलावा उसके ऊपर जो वेपन्स यूज़ होनी है, जैसे कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, अस्त्रा जैसी मिसाइल, वो उस पे इंटीग्रेट हो चुकी है, और उसके टेस्ट अभी चल रहे हैं। और इसके अलावा जो उसके ऊपर जो गाइडेड मिसाइल्स हैं, लेज़र गाइडेड बम्ब्स हो गए, या फिर अनगाइडेड जो बम्ब्स है, वो सब हम बना चुके हैं, उनको इंटीग्रेट कर चुके हैं, उनको टेस्ट कर चुके हैं। तो इसलिए जो LCA-MK1 जो है, एक तरीके से अब एक तरीके से फुल एयर एक बैटल रेडी एयरक्राफ्ट बन गया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर हमें LCA-MK2 के ऊपर कितना टाइम लगने वाला है? आइए अब इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, अब जो LCA-MK2 है, वो बेसिकली LCA-MK1A का ही जो है दूसरा वर्ज़न है। इसका मतलब जो एयरक्राफ्ट होगा, ये बेसिकली एक बड़ा एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन इसकी जो डिज़ाइन होगी वो लगभग जो है LCA-MK1 जैसी होगी। प्लस इसके ऊपर जितने भी वेपन्स जो यूज़ होने वाले हैं स्टार्टिंग के अंदर, जैसे कि मान लीजिए अस्त्र मिसाइल होने वाली है, लेज़र गाइडेड बॉम्ब होने वाले हैं, या फिर इसके ऊपर इवन जो रेडार ही होने वाली है, वो सारी LCA-MK1 के अंदर हम इंटीग्रेट कर चुके हैं। राइट, LCA-MK1 जो एयरक्राफ्ट बने हैं, उनके ऊपर हम उनको टेस्ट कर चुके हैं, उनको भी इंटीग्रेट कर चुके हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस एयरक्राफ्ट को सिर्फ हमें टेक्निकली उड़ा के देखना है। बाकी जो मिसाइल इंटीग्रेशन है, जो बॉम्ब, वो सारे वही यूज़ होने वाले हैं फिलहाल, जो LCA-MK1 में यूज़ होने वाले। तो उसको हमें ज़ीरो से डेवलप नहीं करना पड़ेगा, और ज़ीरो से हमें उसको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। एक तरीके से उनको हमें टेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जो कि हमें LCA-MK1 के टाइम पे करना पड़ा। तो एक तरीके से हम सिर्फ एक फाइटर प्लेन बनाएँगे। जैसे ही फाइटर प्लेन बनता है, तो बाकी की चीज़ें जो है उसके अंदर इंटीग्रेट करना, उसके ऊपर जो वेपन पैकेज है, रडार पैकेज है, उसको इंटीग्रेट करना जो है वो बहुत ईज़ी हो जाएगा। और जो प्रोडक्शन लाइन ऑलरेडी चल रही है, उसका जो एक्सपीरियंस है, तो हमें फिर से हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, हमारे जो मेंटेनेंस स्टाफ, उसको ज़्यादा सीखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज़ के अंदर जो है ट्रेनिंग ले चुके होंगे, उस चीज़ को ऑलरेडी जानते हैं, उसको कैसे प्रोडक्शन करना है, वो सब जान चुके हैं। जो इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। तो इसलिए जो है LCA-MK2 जो है वो 6 साल के अंदर
तैयार हो सकता है और ये एक बहुत ही बढ़िया एयरक्राफ्ट बनने वाला है। और इस एयरक्राफ्ट के साथ में भारत की जो एयर फ़ोर्स है एक तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और भारत की जो एक हम हमेशा कहते हैं कि भारत को 42 स्क्वाड्रन चाहिए, वो जो सपना है वो 2030 के बाद में लगभग जो है पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर भारत जो है अपना इंडिजिनियस जो एयरक्राफ्ट है उसको बड़ी संख्या के अंदर इंडक्ट कर सकता है और एक तरीके से ये भारत का मेन फाइटर जेट बनने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी ओपिनियन जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हाँ, हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।